गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान। दिल्ली के कंझावला केस के आरोपियों की आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। इन आरोपियों को आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच इस केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में यह कबूल किया कि उन्हें पता था कि कार के नीचे कोई फंसा हुआ। आरोपियों ने कबूल किया कि उन्हें पता था कि अंजलि उनकी कार के नीचे फंसी है। डर की वजह से वो कार सड़कों पर दौड़ाते रहे। इस दौरान आरोपियों ने कई बार यू टर्न भी लिया। आरोपियों ने माना कि उन्होंने हादसे के वक्त कार में तेज म्यूजिक की झूठी कहानी बनाई थी। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं। मुकेश, हर एक नए दिन कुछ नया सामने आता है। उनका यह कबूलनामा कानून के नजर में कितनी अहमियत रखता है? देखिए शाहरुख, ये हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि पुलिस की जांच में साफ हुआ है कि जहां पर दुर्घटना हुई, दुर्घटना के 2.5 किलोमीटर बाद ही आरोपियों को ये मालूम चल गया था कि कार में कोई फंसा हुआ है क्योंकि कार के नीचे से तेज आवाज आ रही थी और एक आरोपी ने कार से झांककर देखा तो उसको अंजलि का हाथ दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद भी आरोपी कार दौड़ाते रहे। अब आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल भी कर लिया है कि दुर्घटना के बाद उनको मालूम चल गया था कि अंजलि कार में फंसी हुई है, लेकिन जो कार ड्राइव कर रहा था अमित नाम का शख्स, अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ऐसे में उसको लगा कि अगर उसने उतरकर अंजलि के शव को कार से हटाया तो उस पर मर्डर का केस दर्ज हो सकता है। इसीलिए आरोपी डर के मारे कार को भगाते रहे। उन्होंने रास्ते में कई बार यूटर्न लिया, उबड़ खाबड़ रास्तों पर गाड़ी को ले गए। उसके बावजूद अंजलि का जो शव है वो गाड़ी के नीचे से नहीं निकला। इसके बाद आरोपी लगातार कार को ड्राइव करते रहे और करीब 4:15 बजे सुबह जब आरोपी कंझावला के पास जॉन्टी विलेज पहुंचे तो वहां से इन्होंने एक बार फिर से यूटर्न लिया और उसी दौरान अंजलि का शव कार से छिटककर नीचे गिर गया। उसके बाद आरोपी भाग आए और सबसे पहले जो आशुतोष के पास गए जिसकी ये गाड़ी थी, वहां पर इन्होंने गाड़ी खड़ी की और गाड़ी खड़ी करने के बाद जो पहले से आशुतोष ने ऑटो खड़ा किया था उसी ऑटो में बैठकर ये लोग निकल गए। तो पुलिस की जांच में साफ हुआ कि आरोपी जानबूझकर कार को ड्राइव करते रहे, बावजूद इसके कि इनको पता था कि अंजलि का शव फंसा हुआ है, क्योंकि ये डर गए थे और इनको लगता था कि कहीं अगर हत्या का केस दर्ज हो गया तो इनको फांसी हो जाएगी। इसीलिए ये लोग कार को ड्राइव करते रहे। दूसरा, जो आरोपी कह रहे हैं कि कार में बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था या शीशे बंद थे इसलिए उनको आवाज सुनाई नहीं दी, इन्होंने नशा किया हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं था। गाड़ी में जो नीचे से आवाज आ रही थी वो आरोपियों के कानों तक जा रही थी, लेकिन वो इतने डर गए थे, उनको पता था कि पुलिस इसमें कड़ी कार्रवाई कर सकती है, इसीलिए गाड़ी को ये भगाते रहे। तो अंजलि की दोस्त निधि ने भी अपने जो बयान दिया उसमें कहा है कि कार में उस समय तेज म्यूजिक नहीं चल रहा था और आरोपी झूठ बोल रहे हैं। तो पुलिस ने अपनी पूछताछ में जो आरोपियों ने बयान दिया है उसको पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में शामिल किया है। जो आरोपी हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा आज, और पेशी के दौरान अब ये देखना होगा कि पुलिस क्या अभी आरोपियों की और ज्यादा रिमांड मांगेगी, क्योंकि आरोपी ऑलरेडी 7 दिन की पुलिस रिमांड काट चुके हैं। तो ऐसे में क्या पुलिस और रिमांड मांगेगी, इस पर देखना होगा। हालांकि पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि कुछ देर बाद वो तय करेंगे कि आज रिमांड लेनी है या फिर आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। मुकेश, अगर देखें तो हम लोग पहले दिन से इस बारे में बात कर रहे हैं कि गाड़ी के नीचे अगर कोई टहनी या कोई एक छोटी सी चीज भी आकर फंस जाती है तो कार चलाने वाले को बहुत अच्छे से अंदाजा होता है कि कुछ है जो नीचे फंसा हुआ है। ऐसे में एक पूरा इंसान जब गाड़ी के नीचे हो और कोई ये दलील दे कि उसे पता नहीं चला कि नीचे कोई फंसा है तो वो गले से नहीं उतरता। तो वो तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल, अगर दीपक दाहिया जो किसमें गवाह हैं उनका जो हमने इंटरव्यू किया था वो भी ये बात कह रहे थे कि उन्हें काफी दूर से कार के टायर के नीचे से आवाज आ रही थी, इसीलिए वो अपनी दुकान छोड़कर सड़क के सामने आ गए। और जब गाड़ी ने उनकी दुकान के सामने से यूटर्न लिया तो उन्होंने देखा कि कार के नीचे कोई ह्यूमन बॉडी फंसी हुई है। उन्होंने तुरंत पीसीआर कॉल किया, लेकिन इस दौरान आरोपी 3 बार उन्हीं की डेयरी के सामने से आरोपियों ने 3 बार यूटर्न लिया और उसके बाद पुलिस नहीं पहुंच पाई। वो खुद अपनी कार लेकर आरोपियों की कार के पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई। तो कुल मिलाकर आवाज बहुत दूर से आ रही थी, क्योंकि इतना बड़ा शरीर, ह्यूमन बॉडी गाड़ी के टायर के नीचे फंसा हुआ था। और आरोपी लगातार ये झूठ बोलते रहे शुरुआत में कि उन्हें पता नहीं था, लेकिन अब जांच में साफ हो गया है और उन्होंने पूछताछ में भी मान लिया है कि उनको दुर्घटना के बाद मालूम चल गया था कि अंजलि कार में फंसी हुई है। शुक्रिया मुकेश, इस नई जानकारी को हम तक लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में लोग कंपकपाती सर्दी से परेशान थे, लेकिन आज दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से यातायात सेवा भी बुरी तरह से प्रभावित होती नजर आ रही है। सड़क पर गाड़ियां रेंग रही हैं तो कई ट्रेनें की आवाजाही भी घंटों की देरी से 35 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं तो हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई विमानों में देरी है। पिछले 4 दिनों से दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और यूपी में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और कहा है कि अभी 2 दिन ऐसे ही हालात बने रहेंगे। वहीं राजस्थान और बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो यहां आपको बता दें कि आज सुबह जब लोगों की आंख खुली तो बाहर खिड़की से उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो मतलब साफ था कि दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चपेट में आज सुबह यानी अभी तक नजर आ रहा है। और इस सीजन की अगर हम बात करें तो शायद दिल्ली एनसीआर में पहली बार है कि इतना घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड कई दिनों से है लेकिन कोहरे का कहर आज ज्यादा नजर आ रहा है। आपको एक सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत है। तो इससे अगर आप नजर डालें तो कुछ भी यहां पर भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। इतना बुरा हालत है कि बिल्कुल फॉग के कारण रोड में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और 2 घंटे पहले, जैसे एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ता है आजकल 4 घंटे पहले, इसमें 2 घंटे पहले निकलना पड़ रहा है पास की रेलवे स्टेशन को भी। और कुछ भी रास्ते में विजिबिलिटी है नहीं। और जब यहाँ पे पहुंचो तो मैक्सिमम ट्रेन जो है वो भी डिले हो रही है। वाराणसी से मुझे नॉर्थ बंगाल जाना है तो हाँ, हम लोग का ट्रेन लेट है। ट्रेन 1-1.5 घंटा लेट है फिलहाल। असुविधा तो बहुत हो रही है। सबसे ऊपर जो ठंडी ज़ारा गिरी हुई है अभी के ज़माने में, तो बहुत असुविधा हो रही है। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर दिल्ली में और पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा ही। अगर आप प्लेन से उतरते हैं इमीडिएटली आपको वहाँ स्मेल आ जाती है। पोल्यूशन बहुत है। अंदर भी, बाहर भी नहीं, अंदर भी, एयरपोर्ट के अंदर ही आपको स्मोक दिखता है। ठंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा ठंड है। और मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ। मतलब मैं तो उतरा जब फ्लाइट से तो देखा एकदम धुंधला दिख रहा है, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। परिमल, आप ठंड का मजा बाहर खड़े होकर ले रहे हैं, तो आपसे सवाल ये था कि जब आज सुबह मेरी भी आंख खुली तो खिड़की के बाहर कुछ दिख नहीं रहा था, तो बड़ी तेजी से तैयार हुआ कि थोड़ा वक्त लेकर चला जाए। जो 25 मिनट का सफर था वो करीब 45 से 50 मिनट का हो गया, क्योंकि नोएडा से दिल्ली ऑफिस आने तक कमोबेश ये हाल हर जगह है। और ये कब तक रहने वाला है और क्या कुछ सड़क पर आप अभी देख पा रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, कितना मजा और कितना सजा, ये तो आपने भी रिपोर्टिंग की है शारिक, तो ये आपको पता होगा भली भांति से। लेकिन हाँ, स्थिति बहुत दिक्कत वाली है, क्योंकि विजिबिलिटी जब कम होती है तो अक्सर हमने देखा है कि सड़कों पे दुर्घटनाएं बढ़ जाती है, फ्लाइट देरी से चलती है, ट्रेनों की रफ्तार घट जाती है, यानी उसकी पंक्चुअलिटी मेंटेन नहीं हो पाती। उसी तरीके से अभी करीब 30 के आसपास, 30 से ज्यादा ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही हैं। फ्लाइट की बात करें तो वो भी करीब 30 के आसपास फ्लाइट भी ऐसी है जो देरी से चल रही है। तो कुल मिला के असर ट्रेन और फ्लाइट पे तो पड़ा ही है। और यही नहीं, दिन अगर धीरे धीरे चढ़ेगा और इस तरीके की स्थिति रहेगी तो कल का आंकड़ा देखें तो करीब 300 के आसपास ट्रेनों पे पंक्चुअलिटी पे असर पड़ा था। कुछ ट्रेनें कैंसिल भी की गई थी। तो इसमें अक्सर रेलवे या फ्लाइट ऑपरेटर्स कहते हैं कि आप एक बार जानकारी लेके जाएं तो आपकी यात्रा जो है वो मंगल में रहेगी, सुख में रहेगी। फिलहाल लोगों से यही गुजारिश है कि जो लोग सड़कों पर हैं, खासतौर पर हम देख भी पा रहे हैं, कुछ देर पहले तक देखा भी हमने अभी, कि जो लाइट्स है, फॉग लाइट खासतौर पे, या बाकी जो लाइट्स है, हेडलाइट या बैकलाइट, उसका इस्तेमाल करके सड़कों पे चले तो ज्यादा आसानी रहेगी। क्योंकि विजिबिलिटी कहीं कहीं पे 0 भी है, 25 मीटर भी है, 50 मीटर भी, तो ऐसे में चुनौती बढ़ जाती है जब आप गाड़ी चला रहे हो तो। और यहां पर यह भी समझना पड़ेगा कि ये स्थिति कल भी रहने वाली है। परसों से मौसम विभाग ये कह रहा है कि स्थिति में सुधार होने की संभावना है। परिमल, अगर कहें इस तरह के मौसम में अगर आप घर में हैं तो मजा है और ऑफिस निकल रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो सजा है। और निश्चित तौर पे, क्योंकि चुनौती रहती है, ठंड को लेके भी चुनौती है शारीरिक, साथ में प्रदूषण को लेके भी लगातार जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या जो आंकड़े जारी होते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर, उसमें कहा जाता है कि हवा की रफ्तार बहुत कम होती है, तो पॉल्यूटेंट्स ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते, वो एकत्रित रह जाते हैं। तो
प्रदूषण के लिहाज से भी चुनौती बढ़ जाती है जब हवा की स्पीड नहीं होती है ऐसे मौसम में। और ठंड अपने आप में अगर 2 डिग्री के आसपास रह रहा है मिनिमम टेम्परेचर दिल्ली और एनसीआर के आसपास का, तो अपने आप में चुनौती जरूर है, क्योंकि हमने देखा कि शुरुआती दौर में जब ठंड शुरू हुई तो इस तरीके का मौसम नहीं था। तो कुल मिलाकर एक बच्चे हों बुजुर्ग हों, बच्चों को लेकर जो स्कूल ने फैसला लिया है वो आपने देखा ही है। बुजुर्गों को लेकर खास तौर पर कहा जाता है कि थोड़ा सा बच के रहेंगे बच्चे और बुजुर्ग इस मौसम में, तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के लिहाज से भी और बाकी आप कहीं बाहर आवागमन कर रहे हो, जा रहे हो, तो उसके लिहाज से भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पता करके जाएंगे तो वो ज्यादा मुफीद है। संक्षेप में आपने बताया, एक बार फिर से अगर आप दर्शकों के लिए बता पाएं कि कितने दिन ये फॉग का कहर रहेगा? ठंड का कहर तो है ही। देखिए, फॉग फिलहाल जो है कल भी रहने वाला है। परसों सुबह के बाद से स्थिति ठीक होनी शुरू होगी, जो मौसम विभाग का कहना है। और ऐसा नहीं कि ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। हमारे एंकर ने आरजू ने जब बात की थी मेट साइंटिस्ट से, उन्होंने कहा कि 13 के आसपास भी कुछ फॉग रहने वाला है, यानी अभी धीरे धीरे जाते जाते जाएगा, लेकिन कल के बाद से थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। शुक्रिया परिमल, इस ठंड में बाहर आना और हमसे बात करने के लिए और जो हालात हैं उसे बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिसका जिक्र अभी परिमल कर रहे थे, डॉक्टर आर.के. जेनामनी हैं जो वैज्ञानिक हैं मौसम विभाग में। उन्होंने इस मौसम, इस कोहरे और इस ठंड पर क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। फॉग का कंडीशन है वो तो सबसे ज्यादा कम विजिबिलिटी आज चल रहा है। दिल्ली की बात करें, सारा इलाका दिल्ली का जो है 0 विजिबिलिटी ऑलमोस्ट, और बाकी जैसे बहुत सारा एरिया में भी है आज और रहेगा 10:30-11 o'clock तक। लेकिन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है कल नाइट को, तो उससे राहत मिलेगा। तो कल नाइट से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा। जैसे आज का जो दिल्ली का तापमान है, जैसे 1.9 था कल, आज बढ़ करके 3 डिग्री हो सकता है। 8:30 तक ऑब्जर्वेशन आएगा। तो स्लोली जो है कोल्ड वेव कंडीशन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इंप्रूव हो रहा है, लेकिन मतलब ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट चल रहा है। बट मेजर इंप्रूवमेंट 10th नाइट से होगा, कल नाइट और 11th मॉर्निंग में। 11th में डेंस फॉग नहीं रहेगा। तो मेनली अभी तो सारा चपेट में है, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश और पूरा जो हमारा उत्तर प्रदेश का इलाका है, बहुत ज्यादा एरिया जो है कोल्ड के चपेट में है। चाहे अमृतसर, चंडीगढ़, पठानकोट, जम्मू, इसमें तो 0 विजिबिलिटी चल रहा है। डेंस फॉग, कोल्ड वेव, कोल्ड डे, वो सारा मिलके जो है सभी के ऊपर ज्यादा असर कर रहा है। लेकिन इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जो ऑरेंज या रेड कलर हम कल दिए थे ये सारा इलाका के लिए, यही है कि जो मेनली जो आना जाना करते हैं, जो ड्राइव करते हैं, जो फ्लाइट से जाते हैं, जो ट्रेन से जाते हैं, कि वो कंफर्म करें और जाए। क्योंकि जैसे आज दिल्ली में बहुत ज्यादा फॉग है, तो एयरपोर्ट में तो प्रभावित हुआ है फ्लाइट। ट्रेन तो ये सारा जो लखनऊ, अमृतसर जो रूट है, या चंडीगढ़ या इलाहाबाद, बहुत सारा स्टेशन में 0 विजिबिलिटी चल रहा है। तो एक तो हाईवे ड्राइविंग, एक्सप्रेसवे, रोडवेज है, और उसके साथ साथ हवाई में आना जाना जो करते हैं फ्लाइट में और ट्रेन में, इसमें दिक्कत होगा। और उसके साथ साथ जैसे आप बाहर निकलते हैं और टेम्परेचर अगर एक्सपोज होते हैं 1 से 3 डिग्री, वो भी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट रखता है। और दिन में भी सूरज नहीं निकलता है। आज भी वही सिचुएशन होगा, लेकिन कल से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। कल से तापमान बढ़ेगा और विजिबिलिटी भी खोलेगा। तो कड़ाके की ठंड के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी किया। दिल्ली सरकार ने कहा कि सर्दी के चलते 15 जनवरी तक प्राइवेट स्कूल बंद रखें। दिल्ली सरकार के स्कूलों में 15 जनवरी तक पहले ही छुट्टी का ऐलान किया जा चुका है। तो इस एडवाइजरी को मानते हुए बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस आज से शुरू कर दिया है। तो मतलब साफ है, इस ठंड में बच्चों को उठकर तैयार होकर स्कूल जाने की अभी जरूरत नहीं। दिल्ली के नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में एक हादसा हुआ है। गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री में लिफ्ट गिर गई। हादसे में 3 मजदूरों की जान चली गई, 1 मजदूर घायल है। हादसे की जांच में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है, लेकिन इस हादसे ने 3 जिंदगियां एक के बाद एक उसके नीचे आकर दबकर दम तोड़ चुकी हैं। ये उस फैक्ट्री की तस्वीर है जहां हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लिफ्ट गिरने की घटना हुई। लिफ्ट गिरी जिसके चपेट में आने से 3 मजदूर की मौत हो गई, 1 घायल है। पुलिस अब जांच कर रही है।
दिल्ली के राजू पार्क एरिया में नाइजीरियाई मूल के लोगों ने पुलिस की एक टीम पर हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम ने 3 ऐसे लोगों को पकड़ा जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका था। इस दौरान नाइजीरियाई मूल के 100 लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस पर हमला कर तीनों लोगों को छुड़ा लिया। हालांकि इसके बाद एक शख्स को फिर से पकड़ लिया गया। इसके बाद फिर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 4 लोगों को पकड़ा, लेकिन तभी फिर वहां करीब 200 लोग इकट्ठा हो गए। अयोध्या में जेल से 98 साल के बुजुर्ग को रिहा किया गया। रामसूरत नाम के बुजुर्ग लंबे वक्त से जेल में थे। रिहाई के बाद उन्हें लेने कोई नहीं आया, जिसके बाद जेल अधीक्षक अपनी गाड़ी में उन्हें घर छोड़ने गए। जेल के कर्मचारियों ने फूल माला और कंबल उड़ाकर उनको विदा किया। कहाँ है वहाँ? क्या है वहाँ पे आपका? मंदिर है। ठीक है, जाए बाबा, आप लोग ले जाइए इनको, पहुंचा करके बाबा को आइए। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक ब्राजील की राजधानी आपको बता दें ब्रिसिलिया में जमकर उत्पात मचा रहे हैं। बोल्सोनारो के समर्थक नए राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के शपथ लेने के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में इन लोगों ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया। उत्पात मचाने वाले 400 से अधिक लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ब्राजील में अक्टूबर में चुनाव हुए थे। इन चुनाव में बोल्सोनारो की हार मिली थी और लूला डी सिल्वा के नेतृत्व में वामपंथी दल ने जीत दर्ज की, लेकिन इस हार को बोल्सोनारो के समर्थकों ने मानने से इनकार कर दिया। इस बीच यूएन और अमेरिका ने ब्राजील में जारी हिंसा की आलोचना की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यह हंगामा होता नजर आ रहा है, जहां पूर्व राष्ट्रपति के समर्थक हर तरफ उत्पात मचा रहे हैं। उमाशंकर सिंह इस पर ज्यादा अपडेट दे रहे हैं, आइए वहां चलते हैं। 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और जो लूला हैं, जो कि राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने भी हमला किया है उनको सजा दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अक्टूबर में चुनाव हुए थे उसमें बोल्सोनारो की हार हुई थी, वो अभी तक हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कंसीड नहीं किया अभी तक, और पिछले हफ्ते जब इनॉग्रेशन हुआ राष्ट्रपति लूला का, उसमें वो शामिल नहीं हुए और विदेश चले गए। माना जाता है कि उस समय मियामी में है, अमेरिका में, और जो इस हिंसा के बाद जिस तरीके से लूला ने बयान दिया उस पर सीधा आरोप बोल्सोनारो पे लगाया है कि उन्होंने इस तरह की हिंसा के लिए उकसाया है। और पूरा का पूरा जो ये सीन है वो 6 जनवरी 20 में जब कैपिटल हिल पे ट्रंप समर्थकों ने जिस तरह से हमला किया था, पूरा उसी तरह से ताना बाना लगता है। हालांकि जो बोल्सोनारो है उन्होंने इस बात से इनकार किया है, उन्होंने हिंसा की निंदा भी की है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से तकरीबन 3000 से ज्यादा लोगों ने वहां सुप्रीम कोर्ट में घुसकर वहां पे तोड़फोड़ की है, शीशे तोड़े हैं और जमकर उत्पात मचाया है, उस मौके का भी दौरा किया है राष्ट्रपति लूला ने, और वो इस बात को लेकर फर्म है कि इन सबों को सजा दी जाएगी। एक अहम बात यह भी है कि जो ब्राजीलिया है वहां पर आपातकाल लगा दिया गया है, जो कि इस महीने के अंत तक रहेगा। और जो लूला है राष्ट्रपति, उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ पुलिस वालों की मिलीभगत भी इसमें नजर आती है, क्योंकि वो प्रदर्शनकारियों को ले जाते हुए रास्ता दिखाते हुए नजर आते हैं। और ये जो प्रदर्शनकारी थे वो मिलिट्री से इंटरवेंशन की मांग करते हुए उन्होंने जो तख्तियां हैं वो भी लहराई। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले की जांच होगी, जो दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी। और इस बीच दुनिया के कई सारे देशों ने इस हमले की निंदा की है और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। जिस तरीके से उनकी हार हुई और इसके बाद उनको कंसीड करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कंसीड नहीं किया, इस बात को लेकर उनकी कड़ी आलोचना की जाती रही है। जो ब्राजील के जानकार हैं वो बताते हैं कि एक तरह से वो जो अपने जो समर्थक, जो कि खासतौर पे
एस्टैब्लिशमेंट में है, मिलिट्री में है, उनका इस्तेमाल करने की भी वो कोशिश कर रहे हैं और इसलिए हालात और ज़्यादा खराब होते गए हैं। तो ये एक ऐसा मसला है, इसमें एक प्रक्रिया के तहत जो चुनाव हुई उसमें जिस तरीके से लूला चुनकर आए और उसके बाद भी जो बोल्सोनारो हार मानने को तैयार नहीं, तो इस बात को लेकर पूरी दुनिया में उनकी आलोचना हो रही है। लेकिन जिस तरह से इनके समर्थकों ने अब उत्पात मचाया है, इसके बाद अब मामले को नियंत्रण में लेने के लिए राष्ट्रपति लूला किस तरह के और कठोर कदम उठाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि शक की जो सुई है वो वहां जो पुलिसकर्मी है उन पर भी है, तो उन तत्वों की पहचान की जाएगी और खुद लूला ने इस बात का भरोसा दिया है कि जो भी दोषी है इसमें उन सबको सजा दी जाएगी। ब्राजील संकट पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर चिंता जताई। उन्होंने लिखा, ब्रासीलिया में सरकारी संस्थाओं के खिलाफ दंगे और तोड़फोड़ की खबरों से बहुत चिंतित हूं। लोकतांत्रिक परंपराओं का सभी को सम्मान करना चाहिए। हम ब्राजील के अधिकारियों को अपना पूरा समर्थन देते हैं। खूबसूरत पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के जोशीमठ में जो हालात बन गए हैं उनसे हम सभी वाकिफ हैं। लोगों के घरों में दरारें हैं, जगह जगह पानी का रिसाव हो रहा है। ऐसे में इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, यह बड़ी चुनौती है। इस संकट पर कल प्रधानमंत्री कार्यालय पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में केंद्र और उत्तराखंड सरकार के अधिकारी शामिल हुए। बता दें कि एनडीआरएफ की 1 और एसडीआरएफ की 4 टीमें जोशीमठ में। वहीं प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। इसके साथ ही आज एनडीएमए के सदस्य भी उत्तराखंड जाएंगे। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की। पीएम मोदी ने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है, उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है। और आज अभी आपसे वार्ता से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहां पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है। अब पीड़ित परिवारों की परेशानियों पर बात की हमारे सहयोगी तनुश्री पांडे ने। मैं जोशीमठी में रहती हूँ और इतना घर हम अपने आंख सामने टूटते हुए देख रहे हैं और हम खुद जानते हैं कि हम इस हालत में अभी क्या हैं। आप देखिए, पूरा घर हर तरीके से बिखर रहा है और हम हर जगह ऐसी देख रहे हैं, हर कोई आ रहा है, देख रहा है और चले जा रहे हैं। भले उन्होंने किया है हमारी व्यवस्था, पानी हमें ऐसी हालतों में देखा है तो स्कूल में शिफ्ट तो किया है, पर लेकिन हमारी मांग यही रहेगी कि जल्द से जल्द हमें अपनी छत दें और हम वहाँ सुरक्षित रह सकें। मुझे एक बात बताइए लक्ष्मी जी कि आपके घर पे कितने लोग हैं? यहाँ पे मेरे देवर का घर है ये, और यहाँ पे मेरे देवर का घर है। ये लोग भी उधर स्कूल में शिफ्ट हो रखे हैं। और आगे परिवार में कितने लोग हैं? हमारे ये यहाँ पे 2 परिवार इनके हैं। यहाँ पे मेरे देवर लोग 2 यहाँ हैं और मेरी जेठानी लोग हैं 3 परिवार यहाँ पे हम लोग हैं। यही है यहाँ पे 3-4। तो आप लोगों ने अपना पूरा पैसा जो जमा पूंजी होगी उसको लगा के सब मकानों पे लगा रखा है मैम। यहाँ पे हम अपना जोशीमठ में ये है कि अपना गाय भैंस को धंधा करते हैं, खेती बाड़ी का काम है, पूरा जमीन चली गई है, मकान चले गए हैं, हम रोड पे हैं, ऊपर हो गए हैं। जितने भी कमाना था धमाना था सब इन मकानों पे लगा दिए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं अब इन चीजों के लिए? हम तो खुद ही दुखी हो रखे हैं। और कल हम देखते देखते हमारा सामने हमारा मंदिर टूटा जा रहा है और हर दिन यही देख रहे हैं कि इसमें इतनी पूजा करी, इतनी आराधना रखी हमने, ऐसे वो हमारे सामने गिर गया है। तो हमें कल से ना खड़े होने की भी हिम्मत ही नहीं पड़ी है। बहुत मन से हमने अपना मंदिर को सजाया था, वहां पे वो मंदिर भी डूब गया है। ऐसे हमें यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पूरा परिवार बिखर गया है यहाँ पे। आपने मुझे एक और चीज बोली, और ना ही सिर्फ जो इंसान है उसको तकलीफ हो रही है, पर चाहे वो आप लोगों ने जो गाय थी, चाहे कुत्ते हो। अब सुनो, हमारे शिफ्ट तो किया जा रहा है, मानती हूँ। हमें तो बोल रहे भाई वहां जाओ यहाँ जाओ, हमारे पास गाय है, ये कुत्ते हैं, इनकी शिफ्ट कहाँ होगी ऐसी? इनके लिए कहाँ है?
The situation on the ground is so messy that there are in our house one part of our house is having messy cracks, and we are so scared about going inside of our house because there are messy cracks and we don't know if it will break, what we'll do, and where we'll go. Right. So, it is so cold and you have been out on the streets with your family. Has the government given your family any kind of help as of now? No, they have not given us any kind of help up till now. But now, if they will give, so it's good. Today the Chief Minister came, they spoke to your family. What did the Chief Minister Pushkar Dhami said? He said that keep yourself safe and we will do something to help you. They said that keep you be with your families, don't go anywhere else, and every time you be with your family. लेकिन अभी सरकार ने रोक लगा दी है तो शायद कुछ हो सके, शायद ये क्रैकिंग वगैरह बंद हो सके। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मकानों, सड़कों और खेतों में दरारें पड़ने से लोग दहशत में हैं। जिंदगी भर की कमाई लगाकर बनाए गए घर अब रहने लायक नहीं बचे और लोग बेबस हैं। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों ने और सुरक्षित घरों की पहचान शुरू कर दी। कई घरों पर रेड क्रॉस मार्क भी लगाया गया। इस बीच जोशीमठ प्रशासन ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विकास अब विनाश का कारण बन गया है। आपको बता दें, जोशीमठ एक वहां पर संस्था है जिसने प्रशासन पर यह आरोप लगाया है। बिजली परियोजनाओं और सुरंगों ने शहर का यह हाल किया है। वहीं एनटीपीसी ने कहा कि जोशीमठ में पड़ी दरारों के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। एनटीपीसी ने कहा जो सुरंग हम बना रहे हैं जो जोशीमठ के नीचे से नहीं जा रही। साथ ही एनटीपीसी ने कहा उनकी ओर से अभी कोई ब्लास्टिंग नहीं की जा रही। पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं और ये जो ऐतिहासिक शहर है, ये ऐसा बताया जाता है भूविज्ञान को दोबारा कि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है और जो इसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि अब जो विकास ही इसका विनाश बन रहा है। यहाँ के जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो बाईपास रोड बन रहे हैं यही उसका, और जो एनटीपीसी की टनल है जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि पानी का रिसाव उस पर हो रहा है और तेजी से हो रहा है और एकदम से उसका ये खतरे की जद में पूरा का पूरा जोशीमठ आ गया है और उसी के साथ जो है हमारा जो ज्योतिर्मठ है वो भी इसकी जद में आ रहा है। इंदौर में प्रवासी दिवस सम्मेलन हो रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में 70 देशों के 3200 प्रवासी भारतीय हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका औपचारिक उद्घाटन कर रहे हैं। कल सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हिस्सा लेंगी। एनआरआई के स्वागत के लिए सम्मेलन में खासा इंतजाम किया गया। ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्यों से उनका स्वागत किया जा रहा है। 3 देशों में प्रधानमंत्री, 2 देशों में राष्ट्रपति, दुनिया की कई शीर्ष कंपनियां वो चलाते हैं। रहते परदेश में है, दिल देश में। बात हो रही है प्रवासी भारतीयों की जो जुटे हैं इंदौर में। मौका है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का। उनके स्वागत के लिए कई केंद्रीय मंत्री इंदौर आ चुके हैं। इस बार के प्रवासी भारतीय सम्मेलन का थीम है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार हैं। यहाँ इंदौर में तो झगड़ा हो रहा था। झगड़ा इस बात का कि जब आ रहे हैं तो होटल में काय को ठहरेंगे, हम अपने घर ठहराएंगे। हर एक ललायत था हमारे घर ले चलो। सचमुच में आप सब आए। मैं हृदय की गहराइयों से, क्योंकि मध्य प्रदेश है देश का दिल, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, और आप हमारे दिल के टुकड़े। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। We are here because in the memorable words पीएम ने कहा था हमारा खून का रिश्ता है, पासपोर्ट का नहीं। इससे पता चलता है कि हमारे रिश्ते एनआरआईज के साथ कैसे हैं। भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 वर्षों में भारत को दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बनाने का काम भी किया है। 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो गए हैं। जहां दुनिया कोविड से लड़ रही थी, भारत के युवा अपनी स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा देने का काम कर रहे थे।
आपदा के समय भी अवसर की बात युवाओं ने दिखाई और हमारी 50 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा भी आपदा के समय मिला। ये दिखाता है भारत के युवाओं की क्षमता क्या है। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए भी अहम है क्योंकि कोविड के बाद पहली बार इसका ऑफलाइन आयोजन हो रहा है। 70 देशों के करीब 3,500 भारतवंशी अपनी मातृभूमि पर आयोजित सम्मेलन में भाग लेकर अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करेंगी। इंदौर से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। टॉप 5 में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरें। छूट रही है विरासत, खतरनाक घोषित हुआ जोशीमठ। नंबर 2 पर कंझावला, आरोपियों ने माना पता था कार के नीचे अंजलि। नंबर 3 पर पाकिस्तान से खबर, महंगाई की मार, आटे के लिए हाहाकार। नंबर 4 ब्राजील की खबर, कैपिटल हिल जैसी हिंसा, जारी है बवाल। और आखिर में ठंड कोहरे से दर्जनों फ्लाइट ट्रेनों पर असर।